देखो चैनल नेम फिजिक्स बाई सतीश चंद्र। देखो तो बेटा आज जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? मैग्नेटिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक, और चुंबकत्व तुम्हारा तो इसमें अब क्या होगा? तो चुंबकत्व वाले बेटा तो यहाँ से देखो आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसका मतलब है विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसमें तुम्हारा सबसे पहले आता है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ओरस्टेड प्रयोग। हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई करंट कंडक्टर है अर्थात कोई भी चालक में अगर यहाँ से धारा बहती है और इसके पास में क्या है? कोई कंपास। कंपास का मतलब होता है मैग्नेटिक कंपास में एक होती है आपकी हैंडल होती है यहाँ पे, अर्थात एक सुई होती है। ठीक है, और जब इस कंपास को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अर्थात बाह्य क्षेत्र में जब ये स्थित होती है तो ये सुई हिलती है। ठीक है बेटा, जिससे कि हमें फील होता है कि वी आर इनसाइड एनी एक्सटर्नल फील्ड, हम किसी भी बाहर की क्षेत्र में हैं। तो इसमें क्या है? जैसे ही इस कंडक्टर को, जैसे इस तार को यहाँ पर बेटा अगर इसमें जैसे ही इस की को हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, मतलब ऑन। तो वैसे ही इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये जो कंपास की जो सुई है ये हिलती है। ठीक है ना? और ये जो कंपास की सुई कब हिलेगी? चालू होगी जब बंद होगी। जब ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगी, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में होगी। तो इससे यहाँ पर ये वेरीफाई होता है कि विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना? इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड का था। जितना ये इसके पास में होगी उतना ही इसका रिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा, अर्थात विचलन कोण। और ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि इस कंडक्टर के पास में इस कंडक्टर के पास में क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, और जैसे जैसे इससे दूर हटते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, ये था तुम्हारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं नियर बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स, अर्थात किसी धारावाही चालक के समीप, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो इसके बाद में सर यहाँ से पॉइंट आता है, कौन सा मैं आपको बताऊं? तो इसको बेटा आपको समझना है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाह्य क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, आवेश पर बल।
अब बेटा यहाँ से इसका पॉइंट आता है कि जो जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है, मतलब आवेशित कण, उसका मास कितना है m है, और वेलोसिटी कितनी है v है, और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कितना है b है, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, अर्ज इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो इसमें जो फोर्स है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी बेटा, है ना, q और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ये तीनों के डायरेक्टली होता है। आवेश की मात्रा, कण का वेग और क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से तुम्हारा यहाँ, हाँ बेटा एक चीज और है तुम्हारा यहाँ पे, और क्या आता है, साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, वेग वेक्टर और क्षेत्र वेक्टर के बीच का कोण है थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर इसको मैं आगे करता हूँ तो F इक्वल टू के क्यू बी बी साइन थीटा बाय द एक्सपेरिमेंट के इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से F इक्वल टू आता है सर क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये है तुम्हारा फोर्स होने करंट, फोर्स होने मूविंग चार्ज पार्टिकल, अर्थात एक चलते हुए आवेशित कण पर तुम्हारा क्या है, बल। ठीक है बेटा। अब यहाँ से तुम्हारा क्या है, अगर मैं इसकी अब लिखूं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सदिश रूप। तो देखो उधर यहाँ पे F वेक्टर है, Q क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश। तो ये क्या बन जाएगी आपकी V क्रॉस B। अब यहाँ पे ये क्रॉस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे साइन है, एक बात। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है सर कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो तो वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत। इसलिए जो चुंबकीय बल होगा, magnetic force will be perpendicular to velocity of particle and it will also perpendicular to the field vector। ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक चीज और, क्या थीटा क्या है, थीटा v वेक्टर तथा v वेक्टर के बीच का एंगल है, के बीच का कोण है बेटा, ठीक है ना। मतलब इट इज द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, v वेक्टर एंड b वेक्टर, v वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा बेटा, अब इसके बाद में ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ चलते बेटा, इससे आगे। अच्छा, अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तुम्हारे फोर्स की, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा, मतलब बल की दिशा बेटा, तो यहाँ से ऐसे आती है, ये आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये F, ये B, ये B। एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम फाइंड करते हैं बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल तुम्हारा क्या होता है सर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जी बताता है कि अगर जैसे ये क्या है तुम्हारा, ये साहब तुम्हारा बायां हाथ, और ये क्या है तुम्हारे बाएं हाथ का अंगूठा, क्या है ये, और ये क्या है फोर फिंगर, अर्जनी ये जाते अरे चपरा है, भैया फिंगर है ये वाली, फोर फिंगर तो इंग्लिश में सही है। और ये वाली है तुम्हारी बीच वाली, ठीक है ना, और ये बाकी की तुम्हारी दो है। तो इधर आता है फोर्स, इधर आता है बी, और इधर आता है वी वेक्टर। इसमें इसमें ये क्या है पॉइंट तुम्हारा, जैसे एफ बी बी, और इसमें खास बात क्या है, इन तीनों के बीच का एंगल 90, अर्थात ये अंगूठा, ये वाली उंगली और ये वाली, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, है ना अर्जनी। और इसे क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर।
मध्यमा। इसे रिंग फिंगर। तो ये तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ये अगर फील्ड की डायरेक्शन में हो और ये अगर वेलोसिटी की में हो तो ये फोर्स की डायरेक्शन, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। एफ बी और परपेंडिकुलर तो राइट हैंड स्क्रू लगाना, फिर वो बेटा अलग चीज आ जाती है उसमें। फिर तुम्हारा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आता है ऐसे करके, ये फोर्स, ये तुम्हारा ये फील्ड और ये आई, मतलब एफ यूं तो कर लेते हैं। एफ बी आई। हाँ हथेली पेज को सेम दी से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए होता है वो। मैग्नेटिक डायरेक्शन में मैंने बनाओ हम होनी। बताओ। अब यहाँ पर क्या है सर, आपका ये हो गया है बेटा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है भाई। ठीक है भैया। अब इसके बाद में यहाँ से कौन सा आता है बेटा तुम्हारा? अब देखो इसका मैग्नेटिज्म का आता है तुम्हारा मोस्ट वांटेड लॉ, बायो-सैवर्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है कूलम और इसमें आता है बायो-सैवर्ट, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट एक्चुअली होता क्या है? ये किसी करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करता है। टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट। इसका मतलब है किसी धारा अवयव के कारण क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो वहां पे बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करते हैं। और ये तुम्हारा जो है ना लॉ, ये हमें बताता है कि यहाँ पर है जैसे कोई इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर अगर तुमने कोई करंट एलिमेंट माना, करंट एलिमेंट का अर्थ क्या है? करंट एलिमेंट का अर्थ है कि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही उसका एक एलिमेंट्री पार्ट, बहुत छोटा पार्ट, सूक्ष्म पार्ट। इससे दूरी r पर कोई पॉइंट P है और एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर अगर तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है तो ये हमें बताता है dV डायरेक्टली टू 1/r², dV डायरेक्टली टू IDL, और बस। और एक और क्या है तुम्हारा? dV डायरेक्टली टू sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जब ये सबको मैं कंबाइंड करता हूँ तो dV डायरेक्टली टू IDL sin थीटा अपॉन r²। तो यहाँ से कांस्टेंट आ जाता है μ0/4 पाई और IDL sin थीटा अपॉन r²। ये ठीक है सर। तो ये आ जाता है तुम्हारा कौन सा? dV इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। इसकी वैल्यू तुम्हारी आती है सर वो सॉरी 10⁻⁻⁷, ठीक है। और ये एक्चुअली होती क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका अर्थ है तुम्हारे निर्वात की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, निर्वात की चुंबकीय शीलता, पारगम्यता, पारगम्यता कहते हैं। पार नहीं अड्डे, पारगम्यता देखो एक तो तुम्हारी होती है उसको तो हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो और ये एक दूसरे के अपोजिट है। अरे पागलो, जब हम कूलम्स का लॉ पढ़ते थे तो एप्सिलॉन आता था अपॉन में, तो जितना एप्सिलॉन ज्यादा उतना फोर्स कम। तो एप्सिलॉन तो करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स का अपोजिशन, मतलब विरोध करता है।
और जिसकी ज्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट उतने ज्यादा होते हैं। ये करता था इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स का अपोजिशन, और ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। अच्छा, वो पोजीशन ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा बायोसेवर्ट। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर तुम इसकी वेक्टर फॉर्म कभी लिखो तो यहाँ पर अगर तुम वेक्टर फॉर्म करते हो तो वेक्टर फॉर्म अब देखो dv इक्वल टू आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो भाई कोई बात है ही नहीं। आइडियल को आया तो आइडियल यहाँ पे वेक्टर क्रॉस आर कैप बट्टे में आर स्क्वायर। सही बात है। जहाँ पे साइन आएगा वहां पे आएगा क्रॉस, और सबको पता है कि आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म। अब इन सबको अगर इसको मैं छोड़ दूं, इसको अगर मैं छोड़ दूं, कभी वेक्टर अपॉन में नहीं आता। तुमने वेक्टर का एडिशन पढ़ा होगा, जोड़ना। वेक्टर वेक्टर का तुमने सबट्रैक्शन पढ़ा होगा, घटाना। वेक्टर का तुमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, गुणा करना। लेकिन वेक्टर का तुमने भाग नहीं पढ़ा होगा, मतलब डिवाइडेशन ऑफ वेक्टर। ये अभी तक वेक्टर अलजेब्रा में अनडिफाइंड है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज क्या है तुम्हारी भाई, तो इसका मतलब है कि जो डीबी वेक्टर है वो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये सब सारी चीजें याद होने चाहिए। टाइम देखो कितना हो, पहुंच कर। ठीक है। अब यहाँ से आगे आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। अनुप्रयोग। हाँ जी सर। शाम को 8 से पढ़ाई वो स्टार्ट करेंगे 11 बजे तक, 8:30। मतलब इसमें क्या है, बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग सर, ठीक है बेटा। इसमें क्या आता है तुम्हारा, देखना बेटा, समझना ध्यान से, कि जैसे तुम्हारा पहला आता है इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब सीधे धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक के कारण तीव्रता। इसमें ध्यान वाली बात क्या है, इस एप्लीकेशन को कराऊंगा फुल सॉल्व, उसके बाद किसी को मैं फुल सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल सॉल्व में कराऊंगा। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा बेटा ये है कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब स्ट्रेट है भाई हर्ष, ठीक है बेटा। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इससे मान लेते हैं कोई दूरी आर पे पी पॉइंट है, और दूरी कितनी मान लो आर मान लो बेटा। अब यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया कोई करंट एलिमेंट आई डी है, और ये वाली दूरी कितनी है बेटा है। अब ये वाला क्या है, ये मैंने एंगल यहाँ पे मान लिया, इसमें करंट आई है और ये दूरी कितनी है बेटा एल, और ये पॉइंट मान लो ए और ये पॉइंट सी, और ये मैंने एंगल मान लिया कितना फाई, और ये कितना थीटा। कोई डाउट किसी को, आराम से। हाँ चश्मा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से बायोसेवर्ट हमें बताता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन फाई अपॉन ये दूरी x है तो x स्क्वायर। इसी चीज को तो बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ हर सनु, इस सारों को बेटा इसको समझा करो।
यहाँ पे जो एंगल जो वहां पे इससे पहले वाले जब मैं तुम्हें बता रहा था वहां पे जो एंगल थीटा था ना वहां यहाँ वो एंगल फाई है। ठीक है बेटा, तो फाई यहाँ पर फाई और ये दूरी एक्स है, उसमें थी वो दूरी आर, ये है पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब इसमें तुम्हारे पास वेरिएबल है 3, एक तो एंगल है ये फाई, एक दूरी एक्स है। भाई अगर ये एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ ये है पूरा कंडक्टर, अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होता तो ये दूरी एक्स से कुछ ज्यादा होती, ऊपर जब मैं जाऊंगा तो कम होगी, तो मतलब ये वेरिएबल तो है भाई हर्ष भैया, ठीक है ना बेटा। अब एक्स वेरिएबल, फाई वेरिएबल और तुम्हारी डी एल वेरिएबल है, कभी कम कभी ज्यादा। भाई एल की वैल्यू यहाँ अगर यहाँ हुआ तो ज्यादा, यहाँ हुआ तो कम होगी। तो तीन वेरिएबल्स के साथ में इसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमें ये तीनों वेरिएबल्स जो है वो एक ही में चेंज करने हैं। पहली बात तो ये एंगल कितना है 90 है भाई, अरे हाँ या ना, तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, फाई को मैंने थीटा में बदल दिया। दूसरी बात, इस एंगल के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये क्या है बेस आधार बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से L विल बिकम इज इक्वल टू r tan थीटा। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन अवकलन करता हूँ तो dl विल बी इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी होगा भाई। फाई को थीटा में चेंज और dl को भी थीटा में चेंज। अब बचता क्या है x। अब यहाँ से अगर मैं x को भी चेंज कर दूं तो इसके लिए ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस, मतलब ये आधा रेखा तो इसको मैंने बदल दिया, इसको मैंने बदल दिया। अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा r अपॉन cos, तो इज इक्वल टू r sec थीटा। अब x dl और फाई तीनों मैंने थीटा में चेंज कर। अब इस वाले में रख दो फर्स्ट में, तो dv विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और dl की जगह पे कितना है रे r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आइडियल, और sin फाई की जगह पे 90 माइनस थीटा, बचता क्या x, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये क्या बचा cos थीटा डी थीटा अपॉन में r, ठीक बात। अब ये एंगल मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सकता है अल्फा और इस साइड में हो सकता है बीटा, तो यहाँ से बेटा टोटल इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं तो म्यू नॉट और आई और 4 पाई आर जिका है कॉमन, यहाँ पे करना क्या cos थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा, और यहाँ माइनस बीटा टू अल्फा। इधर वाले एंगल को माइनस मानते हो तो ऊपर वाला तुम्हें प्लस मानना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, चलो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, कॉस का साइन, एक बार साइन अल्फा माइनस माइनस साइन बीटा, इट विल बिकम प्लस साइन बीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बस। अगर अब यहाँ पर पॉइंट आता है सर क्या, इफ द वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, अगर चालक की लंबाई अनंत है तो अल्फा एंड बीटा बोथ विल बिकम
90 और साइन 90 प्लस साइन 90 एक और एक दो हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में 2 इसको काट दो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आई अपॉन 2 पाई आर भाई यार 2 पाई हाँ ये तुम्हारा होता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 25